हेलो एवरीवन। ये वीडियो में मैं द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 12 को डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज स्टेट ऑफ माइंड। सेक्शन 12 टॉक्स अबाउट फैक्ट्स शोइंग द स्टेट ऑफ माइंड और ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग। तो ये पूरे सेक्शन में रेलेवेंसी किसकी होगी, स्टेट ऑफ माइंड की या बॉडीली फीलिंग्स की। Section 2 subclause F defining a fact classifies all facts into two categories. तो यहाँ पे physical facts, the facts are perceived by senses by those who are present there, and psychological facts, the facts are the subject of consciousness mind of a man. A mental state of mind cannot be perceived by anybody else. A person can give direct evidence of his own state of mind, such as intention, knowledge, etc. तो सेक्शन 12 जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कंप्लीटली ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्ट। वो आपको दिखेगा नहीं, बट वो आदमी जो ये काम कर रहा है सिर्फ उसी को पता चलेगा कि उसका क्या स्टेट ऑफ माइंड था, या इंटेंशन था, या नॉलेज था। Intention, knowledge, and similar other state of mind are matters of cogent inquiry in criminal cases, as mens rea is one of the essential condition for determining liability. तो देखिए सेक्शन 12 जनरली क्रिमिनल केस से रिलेटेड एप्लीकेबल होता है, बट सिविल केसेस में भी ये अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पे इंटेंशन क्या है वो बहुत ही जरूरी होता है क्रिमिनल केसेस में। In almost every criminal case, the state of mind of the accused person is issue. Section 12 states relating facts showing existence of state of mind or of body or bodily feeling. State of mind includes intention, knowledge, good faith, negligence, rashness, ill will, goodwill towards any particular person. तो ये हर एक टॉपिक को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखो मैं पागल हूं, ये क्या है, स्टेट ऑफ माइंड है। या फिर आप क्या अभी गुस्से में हो, या फिर आप हैप्पी हो, ये सारे के सारे क्या एग्जांपल्स है स्टेट ऑफ माइंड के। इंटेंशन पे आ जाते हैं। इंटेंशन इज द रिजल्ट ऑफ वर्किंग ऑफ द ब्रेन एंड कैन बी गैदर्ड फ्रॉम जजिंग द एक्ट द सर्कमस्टेंसेज अंडर विच इट वॉज डन। द वर्ड इंटेंशन मीन्स दैट द एक्ट इंटेंडेड इन द फ्यूचर। इंटेंशन मतलब ये ब्रेन में, आपके माइंड में ये एक इंटेंशन क्रिएट होता है कि मुझे ये काम करना है, मुझे इसका मर्डर करना है। तो यहाँ पे ये जो थॉट प्रोसेस हुआ है वो आपका इंटेंशन है, और क्यों मारना है वो पर्पस आपका हो जाएगा, बट यहाँ पे इंटेंशन पहले क्रिएट होता है जो फ्यूचर में आप करने वाले हो। इन क्रिमिनल लॉ एज अ जनरल रूल, टू इन्वॉल्व गिल्ट द एक्यूज मस्ट हैव डन और omitted something contrary to law intentional. Actus non facit reum nisi man sit rea, which means an act does not make a man guilty without a guilty intention to do the guilty act. अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्सिम है। अब सपोज एक्सीडेंट, ए पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में बी पर्सन की डेथ हो जाती है बाय ए का यहाँ पे इंटेंशन नहीं था और ये एक्सीडेंट हो चुका है। तो देखो यहाँ पे उसका इंटेंशन उसको मारने का नहीं था, बट सपोज ए ने इंटेंशनली उसको पता था कि बी यहां से जाने वाला है और उसने उसको एक्सीडेंट करके मार डाला। तो यहां पे इंटेंशन जो है, गिल्टी माइंड, वो यहां पे क्रिएट हो जाता है, तो यहां पे उसको सजा मिल सकती है। Proof of intention. In Ramzan versus Emperor, it has been held that whether a man has got a particular intention or not is to be inferred from the acts of the concerned person and the surrounding circumstances. अब देखो उसका इंटेंशन था या नहीं था वो कैसे एस्टैब्लिश होगा, तो उसके एक्ट से। हम लोग बोलते हैं ना, डोंट जज अ मैन बाय हिज वर्ड्स बट बाय हिज एक्ट्स। आज अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं तुम्हारा गुड विशर हूं, तुम्हारा भला चाहता हूं, बट मैं हमेशा तुमको नुकसान पहुंचाता हूं अपने एक्ट से, या फिर तुम्हें लॉसेस पहुंचा रहा हूं, तो यहाँ पे मेरा इंटेंशन क्लियर है कि मैं तुम्हें बर्बाद होते या लॉस होते हुए देखना चाहता हूं। Illustration E, I and J under section 12 deals with intention. एक illustration देख लेते हैं। A is accused of defaming B by publishing an imputation intended to harm the reputation of B. The fact of previous publication by A respecting B, showing ill will on the part of A towards B, is relevant as proving A's intention to harm B's reputation by the particular publication in question.
the fact that there was no previous quarrel between A and B and that A repeated the matter complained of as he heard it are relevant as showing that A did not intend to harm the reputation of B. आज सपोज ए ने बी पे कोई एक्यूजेशन किया हुआ है जिससे बी का यहाँ पे डिफामेशन या फिर उसके रेप्यूटेशन को इंजरी हुई, बट यहाँ पे क्या ए का इंटेंशन था उसके रेप्यूटेशन को इंजर करना? तो यहाँ पे इससे पहले कभी भी ए ने बी पे कोई एक्यूजेशन नहीं किया हुआ है, कोई लांछन नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे उसका इंटेंशन क्लियर है कि पहले उसका कोई भी इंटेंशन नहीं था बी को हार्म करने के लिए. और एक एग्जांपल ले लेते हैं. A is charged with shooting at B with the intent to kill him. In order to show A's intent, the fact of A's having previously shot at B may be proved. आज A ने B पे गोली चलाई, तो यहाँ पे उसका इंटेंशन प्रूव करने के लिए कि क्या सच में A B को मारना चाहता था. इससे पहले भी A ने कई बार कोशिश की या गोली चलाई है जिससे कि B इंजर हो चुका है. ये रेलेवेंट फैक्ट है, यहाँ पे उसका इंटेंशन प्रूव हो जाता है कि इससे पहले भी उसने इसको मारने की कई बार कोशिश की थी. A is charged with sending threatening letters to B. Threatening letters previously sent by A to B may be proved as showing the intention of the letters. A ने B को धमकी दी. A ने इससे पहले भी कई बार B को धमकियां दी हुई है, तो यहाँ पे इससे पहले भी कई बार जो धमकी दी थी वो रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा एंड इट शोज द इंटेंशन ऑफ A टुवर्ड्स B. Previous and subsequent events to show intention. बोथ प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट मतलब पहले एक्ट कुछ किया हुआ है, कोई काम किया, और बाद में फ्यूचर में कोई काम कर रहे हो, बोथ आर एडमिसिबल अंडर सेक्शन 12 to prove the state of mind, but previous events are more important as showing the influence which have brought into the existence the condition was at the moment under investigation. Illustration of section 12 shows that the previous event, namely the fact of previous publication, is relevant in a libel case. अब सपोज यहाँ पे ए ने बी को मारा, ठीक है, गोली मारी, शूट करने की कोशिश की, बी यहाँ पे इंजर्ड हो गया. इससे पहले भी ए ने कई बार बी को गोली मारी बट बी बच गया. तो यहाँ पे देखो प्रीवियस जो उसका इंटेंशन था या एक्ट था वो रेलेवेंट यहाँ पे हो जाएगा, और सब्सिक्वेंट आज उसने गोली चलाई, बी बच गया, कल भी उसने कल भी मतलब नेक्स्ट डे भी ए ने शूट किया बी को, तो यहाँ पे सब्सिक्वेंट इवेंट भी जो है वो भी यहाँ पे रेलेवेंट हो जाएगा विच शोज द इंटेंशन ऑफ ए. Knowledge. Knowledge represents the certain perception of truth, belief which amounts to or results in moral certainty, indubitability, apprehension, information intelligence, implying truth, proof and conviction, the act or state of knowing, clear perception of the fact, that which is or may be known, acquaintance with things, ascertainable, specific information, settled belief, reasonable conviction, anything which may be the subject of human instruction. Knowledge is the fact of knowing. उसके एक इलस्ट्रेशन से हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. A is accused of receiving stolen goods, knowing them to be stolen. It is proved that he is in possession of a particular stolen article. The fact that at the same time he was in possession of many other stolen articles is relevant as tending to show that he knew each and all the articles of which he was in possession to be stolen. Knowledge. आज सपोज मेरे पास कोई फोन है बट वो फोन चोरी का है, ये मुझे पता है, फिर भी मेरी कस्टडी में है, मेरे पास वो फोन है, तो यहाँ पे नॉलेज मेरा बता रहा है दैट आई एम ऑलरेडी अ कल्प्रिट. क्यों? क्योंकि मुझे नॉलेज था कि ये चोरी का सामान है फिर भी मेरे पास है. इसका दूसरा एग्जांपल, आज सपोज मेरे पास चोरी का फोन है जिसकी नॉलेज मुझे नहीं है, तो यहाँ पे मुझे पनिशमेंट नहीं मिल सकती. और एक एग्जांपल ले लेते हैं. आज ए थीफ who know that वो प्रॉपर्टी स्टोलन है, वो फोन चोरी किया हुआ है, अगर वो बी को सेल कर रहा है जिसको, और यहाँ पे बी को नॉलेज ही नहीं है कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी है, चोरी का फोन है, तो यहाँ पे बी का नॉलेज जो है वो रेलेवेंट है कि उसको कोई आइडिया ही नहीं है, वहां पे उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी. बट ए को नॉलेज था कि ये चोरी का फोन है और उसको पब्लिक में बेच भी रहा है, तो यहाँ पे ए के अगेंस्ट ये नॉलेज ऑफ द फैक्ट वो रेलेवेंट हो जाएगा और उसको पनिशमेंट यहाँ पे मिल सकता है. एक एग्जांपल देख लेते हैं. A is accused of fraudulently delivering to another person a counterfeit currency which at the time when he delivered it he knew to be counterfeited.
The fact that at the time of its delivery, A was possessed of a number of other pieces of counterfeit currency is relevant. The fact that A had been previously convicted of delivering to another person as genuine a counterfeit currency, knowing it to be counterfeit, is relevant. तो आज फ्रॉड्यूलेंटली कोई काउंटरफिट कॉइन या नोट किसी और को ट्रांसफर कर रहा है, इससे पहले भी ए ने कई बार काउंटरफिटेड नोट्स या कॉइन्स ट्रांसफर किए हुए हैं किसी और पर्सन को, नोविंगली उसको पता है कि ये नकली नोट है, फिर भी वो किसी और को हैंड ओवर कर रहा है, तो यहाँ पे वो गिल्टी हो जाएगा और ये फैक्ट जो है वो रेलेवेंट कंसिडर किया जाएगा. हाँ, अगर अनजाने में या उसके नॉलेज नहीं है और वो किसी को ये ट्रांसफर कर रहा है तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा. बट यहाँ पे उसको पता है फिर भी वो यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है किसी और को, तो ये चीज रेलेवेंट हो जाएगी अगेंस्ट हिम. गुड फेथ. Good faith is a state of mind indicating honesty and lawfulness of purpose. Good faith is absence of fraud, collusion, or deceit. Nothing shall be deemed to be done in good faith which is not done with due care and attention. A thing shall be deemed to be done in good faith where it is in fact done honestly, whether it is done negligently or not. Good faith requires care and caution and prudence in the background of context and circumstances. Good faith imports the exercise of due care and attention. The standard of care requires is that of reasonable, prudent man acting with care and caution. Plea of good faith implies the making of a genuine effort to reach the truth and a mere belief in the truth. Without there being reasonable grounds for plea of good faith is not synonymous with good faith. A claim is not made in good faith if it is made with the intention of committing a criminal offense or of facilitating the future commission of a criminal offense. Section 2 subclause 11 of the BNS Act states that nothing is said to be done or believed in good faith which is one or believed without due care and attention. अब देखो गुड फेथ जो है वो जनरली डिफेंस में लिया जाता है कोर्ट में. आज सपोज डॉक्टर किसी का ट्रीटमेंट कर रहा है, उसको नॉलेज है कि यहाँ पे ये आदमी मरने वाला है, बट फिर भी उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, बट वो ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता है, तो यहाँ पे गुड फेथ का वो डिफेंस ले सकता है. उसने ऑपरेशन किया बट उसको बचाने के लिए वो गुड फेथ में उसने वो ऑपरेशन कंडक्ट किया हुआ है, भले वो सक्सेस ना हो. और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं. आज अगर डॉक्टर किसी का ऑपरेशन कर रहा है बट वो नेग्लिजेंस वहां पे दिखा रहा है, कबीर सिंह की मूवी में भी दिखाया गया था ना कि वो अल्कोहलिक कंडीशन में वो ऑपरेशन कंडक्ट कर रहा था, और अगर उस सीन में या फिर वो सिनेरियो में अगर वो पेशेंट की डेथ हो जाती है तो वहां पे वो गुड फेथ का डिफेंस नहीं ले सकता, उसने वहां पे लिटरली नेग्लिजेंस दिखाया हुआ है. बट आज मुझे पता है कि ऑपरेशन करने के बाद बचने के चांसेस 50-50 है, फिर भी वो ड्यू केयर के साथ वो ऑपरेशन कंडक्ट कर रहा है, बट वो ऑपरेशन सक्सेस नहीं हो रहा है, तो वहां पे वो गुड फेथ का डिफेंस ले सकता है. एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं. A is sued by B for fraudulently representing to B that C was solvent, whereby B, being induced to trust C, who was insolvent, suffered loss. The fact that at the time when A represented C to be solvent, C was supposed to be solvent by his neighbors and by person dealing with him is relevant as showing that A made the representation in good faith. आज देखो A सी को कहता है कि बी इंसॉल्वेंट है. अब ए को यहाँ पे बिलीव है कि ये सच में इंसॉल्वेंट है और वो सी पर्सन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे ए ने कोई क्राइम या कोई ऑफेंस कंडक्ट नहीं किया है, उसके पास गुड फेथ का डिफेंस हो जाएगा. और एक एग्जांपल ले लेते हैं. आज सपोज बी ए को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है दैट ही इज अ पुलिस ऑफिसर, और ए इसको बिलीव कर देता है और ए सी को जाके कहता है कि बी इज अ पुलिस ऑफिसर, और बी सी को ठग लेता है, ठीक है, चोरी उसके घर अटेम्प्ट कर लेता है, तो यहाँ पे ए गुड फेथ का डिफेंस ले सकता है. क्यों? क्योंकि ए को नॉलेज ही नहीं था इस बात का, उसने तो खुद ही बिलीव कर दिया था कि ये सच में पुलिस ऑफिसर है, तो यहाँ पे ए गुड फेथ का डिफेंस ले सकता है. नेग्लिजेंस. नेग्लिजेंस इज द एब्सेंस ऑफ केयर अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस. गुड फेथ का कंप्लीट ऑपोजिट, एब्सेंस ऑफ केयर. आपने केयरिंग आपका ड्यूटी था फिर भी आपने उसका वायलेशन किया हुआ है. नेग्लिजेंस इज want of attention to what ought to be done or looked after.
lack of proper care in doing something, omission to do something which a reasonable man, guided upon the consideration which ordinarily regulate the conduct of human affairs, would do, or doing something which a prudent and reasonable man would not do. Negligence in law signifies a coming short of the performance of duty. Negligence in common law is a breach of duty, and if there is a duty and there has been a breach of it which causes loss, it matters not whether it is a venial breach or a serious breach. Negligence is the absence of proper care, caution, and diligence. Of such care, caution, and diligence as under the circumstances reasonable and ordinary prudence would require to be exercised. नेग्लिजेंस दिखाना मतलब प्रॉपर केयर ना करना. आज देखो हमारे ट्रैफिक रूल्स जो है कि आपको इतनी ही स्पीड में ड्राइव करना है, आपको हेलमेट पहनना है टू व्हीलर्स को. अगर आप वहां पे हेलमेट नहीं पहन रहे हो तो यहाँ पे आपने नेग्लिजेंस दिखाया हुआ है. ये आपका ड्यूटी था, राइट था कि आपको वो चीज फॉलो करना है. बट अगर आप जानबूझ के वो चीज फॉलो नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे आपने नेग्लिजेंस दिखाया हुआ है. रोड क्रॉस करते वक्त आपको दोनों साइड ऑब्जर्व करना है कि वहां पे कोई बाईपासर व्हीकल है कि नहीं. अगर ये बिना देखे ही आप रोड क्रॉस कर रहे हो और आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो यहाँ पे आपने नेग्लिजेंस दिखाया हुआ है. अगर स्पीड लिमिट कोई पर्टिकुलर एरिया में 30 किलोमीटर है और आप 40 किलोमीटर ड्राइव कर रहे हो तो यहाँ पे आपने नेग्लिजेंस दिखाया हुआ है. नेग्लिजेंस इन शॉर्ट आपकी ड्यूटी थी वो फॉलो करना है जिसका आपने वायलेशन किया हुआ है. चाहे फिर नेग्लिजेंस में जो लॉस है वो माइनर हो या मेजर हो, फिर भी आपने नेग्लिजेंस दिखाया हुआ है तो आपको यहाँ पे पनिशमेंट मिल सकते हैं. इट विल बी रेलेवेंट फैक्ट. Section N of Section 12 deals with negligence. A sues B for negligence in providing him with a carriage for hire not reasonably fit for use, whereby A was injured. The fact that B's attention was drawn on other occasions to the defect of that particular carriage is relevant. The fact that B was habitually negligent about the carriages which he led to hire is irrelevant. अब देखो यहाँ पे बी ने नेग्लिजेंस क्या दिखाया हुआ है कि ए को ऐसा कैरेज दिया हुआ है जो फिट नहीं था, प्रॉपर नहीं था, उसको पता था, फिर भी उसने यहाँ पे ए को फॉरवर्ड कर दिया, ए को वहां पे लैंड कर दिया वो कैरेज. अब यहाँ पे ए को इंजरी हुई है तो यहाँ पे बी ने नेग्लिजेंस दिखाया हुआ है. आज सपोज आप कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हो, वहां पे जो एजेंट है या सेलर है वो गाड़ी की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन और प्रोटेक्शन सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करके आपको वो हैंड ओवर करता है कार. बट अगर वहां पे उसने नेग्लिजेंस दिखाया सेफ्टी नॉर्म्स में तो वहां पे बी विल बी पनिशेबल. वो फैक्ट रेलेवेंट हो जाएगा विच प्रूव्स नेग्लिजेंस ऑफ दैट एजेंट. Rashness versus negligence. Rashness is the state or condition of being rash. Rash means hasty, impetuous, citing without due consideration or regard for consequences. The criminality of rashness lies in running the risk of doing such an act with recklessness or indifference as to the consequences act. There is a clear distinction between negligence and rashness. In the case of negligence, the party does not do an act which he was bound to do because he adverts not to do it. In the case of rashness, the party does an act and breaks a positive duty. देखो नेग्लिजेंस और रैशनेस में क्या डिफरेंस है. नेग्लिजेंस में आपकी ड्यूटी थी और आपने उसको फॉलो नहीं किया. रैशनेस में आपने वो एक्ट को तो फॉलो किया बट उसको वायलेट किया हुआ है. जैसे कि रैश ड्राइविंग हम लोग कहते हैं ना, आप प्रॉपर ड्राइव तो कर रहे हो बट रैशली कर रहे हो, आपको स्पीड लिमिट बताया गया फिर भी आप उसको एक्सीड कर रहे हो, यहाँ पे आपका रैशनेस है. नेग्लिजेंस में क्या है कि नेग्लिजेंस में आपने सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो नहीं किया हुआ है जो आपको करना था, जैसे कि सीट बेल्ट पहनना, तो यहाँ पे आपकी नेग्लिजेंस है. रैशनेस में आप वो ड्यूटी तो फॉलो कर रहे हो बट वायलेशन के पॉजिटिवली वायलेट कर रहे हो वो रूल को, वो रैशनेस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा. Ill will. Ill will means enmity, unkind feeling. Illustration E of section 12 deals with ill will. A is accused of diffaming B by publishing an imputation intended to harm the reputation of B. The fact of previous publication by A respecting B showing ill will on the part of A towards B is relevant as proving A's intention to him B's reputation by the particular publication in question. अब देखो यहाँ पे ए ने कोई डिफॉर्मेशन स्टेटमेंट बी के अगेंस्ट कोई पर्टिकुलर आर्टिकल में छपाया हुआ है.
इससे पहले भी कई बार ए ने ऐसे नेगेटिव स्टेटमेंट बी के अगेंस्ट पब्लिश किए हुए थे। तो यहाँ पे इल विल, जो उसका एनमिटी है, उसका जो गुस्सा है या फिर उसका जो ईर्ष्या है अगेंस्ट बी, यहाँ पे एस्टैब्लिश हो जाता है और वो रेलेवेंट हो जाएगा इन प्रूविंग द इल विल of the state of mind of A towards B. Cruelty. Cruelty is also a state of mind. Gussa. Cruelty includes action or omission which injures the susceptibilities of the affected person and cause him mental agony to which the sufferer alone can stay. Cruelty is harm or injury to health, reputation, the working career, or the like would be an important consideration in determining whether there was cruelty. Physical violence is not absolutely essential to constitute cruelty. A consistent course of conduct inflicting immeasurable mental agony and torture will constitute cruelty. The question of cruelty may arise in a divorce proceeding, and in such a case, though there may not be direct evidence of acts of cruelty, it can be inferred from circumstantial evidence also. अब देखो, क्रूएल्टी जो है वो सिर्फ फिजिकल से रिलेटेड नहीं है। आज हम लोग डिवोर्स के केसेस भी अगर आप देख सकते हो तो क्रूएल्टी के जो है, क्रूएल्टी के पार्ट्स है या टाइप्स है, फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है। आज हस्बैंड वाइफ को मार रहा है या वाइफ हस्बैंड को मार रहा है, ये फिजिकल क्रूएल्टी है। आज हस्बैंड वाइफ को मोटी मोटी चिढ़ा रहा है, ठीक है, उसको ये चीज बोल रहा है, या फिर वाइफ हस्बैंड को गंजा गंजा बोल रहा है, तो यहाँ पे मेंटल क्रूएल्टी एस्टैब्लिश हो रहा है। और फाइनेंशियल मतलब पैसे ना देना दूसरे पार्टनर को, तो यहाँ पे फाइनेंशियल क्रूएल्टी हो जाता है। तो ये तीनों अगर एस्टैब्लिश हो जाते हैं या वन ऑफ देम, तो वहां पे क्रूएल्टी रेलेवेंट हो जाएगा। Illustration K to section 12 deals with cruelty. The question is whether A has been guilty of cruelty towards B, his wife. Expressions of their feelings towards each other shortly before or after the alleged cruelty are relevant fact. गुस्सा करना, गुस्से से देखना, बातें ना करना, ये सारे जो एक्सप्रेशंस भी है, वो सारे एक्सप्रेशंस भी यहाँ पे क्रूएल्टी को एस्टैब्लिश करता है, वो रेलेवेंट यहाँ पे हो जाएगा। State of body or bodily feeling. Body is the physical constitution of a person as opposed to mental. The word feeling means an emotional state or reaction, emotional responses or tendencies to respond. Strong emotion, a sensitivity or intuitive understanding of the sensation of touching or being touched. Bodily feeling means physical sensation, feeling of the body as against mind. Whenever the state of a person's body or bodily feeling is in issue, evidence can be given of every fact from which an inference can be drawn as to such state of body or bodily feeling. For the purpose of proving this fact, the statement made by the person himself as to his state of body or bodily feeling can be proved, as he alone knows about his state of body or bodily feelings. If the person fails to give evidence, the only evidence available will be circumstantial evidence. तो देखो यहाँ पे स्टेट ऑफ बॉडी या बॉडीली फीलिंग्स की बात कर रहा है। आज देखो विंटर में बॉडी को ठंडी लग रही है, ठंड लगती है, तो यहाँ पे देखो बॉडीली फीलिंग आप बता रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो दैट यू आर फीलिंग कोल्ड, आपके बॉडी को कोल्ड फील हो रहा है। तो यहाँ पे ये चीज कौन एविडेंस दे सकता है? आप खुद ही दे सकते हो कि आपको क्या फीलिंग हो रही है आपके बॉडी को। आज पेट दर्द हो रहा है, ठीक है, पेट में दर्द हो रहा है, या फिर आपको चोट लगी है, इंटरनल इंजरी, तो यहाँ पे जो बॉडीली फीलिंग है इंजरी का या फिर हर्ट का, तो या फिर सेंसेशन का, ये खुद ही आप वहां पे एविडेंस दे सकते हो, कोई और नहीं दे सकता। आज आग के पास आप चल रहे हो, वॉक कर रहे हो, तो वहां पे गर्मी महसूस हो रही है आपकी स्किन को, आपके बॉडी को, तो यहाँ पे जो आपका स्टेट ऑफ बॉडी है या बॉडीली फीलिंग है, ये केवल आप ही उसको प्रूव कर सकते हो। तो बॉडी या बॉडीली फीलिंग से रिलेटेड जो भी एविडेंसेस होंगे वो खुद डायरेक्ट पर्सन जो उसको फील कर रहा है वही यहाँ पे स्टेटमेंट दे सकते हैं और वो रेलेवेंट हो जाएगा। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर एज दैट वाज कॉज्ड बाय पॉइजन, स्टेटमेंट्स मेड बाय ए ड्यूरिंग हिज इलनेस एज टू हिज सिम्टम्स आर रेलेवेंट। आज ए पॉइजन से मरा कि नहीं, जहर खा के, ए ने मरने से पहले वो सारे सिम्टम्स बताए थे जो कंज्यूम करने के बाद, पॉइजन कंज्यूम करने के बाद वो रिएक्शन जो होता है बॉडीली रिएक्शन, वो सारे उसने स्टेट कर दिए थे, तो यहाँ पे ये रेलेवेंट हो जाएगा।
The question is, what was the state of A's health at the time when an assurance on his life was effected? Statements made by A as to the state of his health at or near the time in question are relevant fact. डॉक्टर के पास आप जाते हो, डॉक्टर को प्रिस्क्रिप्शन देते हो कि मुझे सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, तो ये सारे के सारे क्या है, बॉडीली फीलिंग या स्टेट ऑफ बॉडी है. तो यहाँ पे जो भी आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हो वो रेलेवेंट हो जाएगा. And lastly, facts relevant to show existence of relevant state of mind. Explanation 1. Under the explanation 1 of section 12, a fact relevant as showing the existence of a relevant state of mind must show that the state of mind exists not generally but in reference to the particular matter in question. The explanation 1 means that the state of mind to be proved must not be a general tendency or disposition towards conduct of a similar description to that in question, but a condition of thought and feelings having distinct and immediate reference to the matter which is under inquiry. The explanation 1 narrows the application of section 12. इसका illustration O and P of section 12 में दिया गया है. एक illustration के साथ इसको समझ लेते हैं. A is tried for the murder of B by intentionally shooting him dead. The fact that A on the other occasions shot at B is relevant as showing his intention to shoot B. The fact that A was in the habit of shooting at people with intent to murder them is irrelevant. आज A ने B को गोली मारी, ए ने इससे पहले भी कई बार बी को गोली मारा हुआ है. ये रेलेवेंट फैक्ट है ऑफ शोइंग द प्रूफ और शोइंग द स्टेट ऑफ माइंड दैट ए वांट्स टू किल बी. ए बी को मारना चाहता है. बट अगर मैं ये जनरल स्टेटमेंट देता हूं कि ए को गोली चलाने की आदत है, सिर्फ बी को नहीं, जो भी उसको दिखता है उसको गोली मार देता है, तो ये फैक्ट कि ए बी के अगेंस्ट बी को मारना चाहते हैं वो इररिलेवेंट हो जाएगा. Previous commission of offense and convictions are relevant fact. Explanation 2 of section 14 of the Evidence Act states that but where upon the trial of a person accused of an offense, the previous commission by the accused of an offense is relevant within the meaning of this section, the previous conviction of such person shall also be a relevant fact. The fact of previous conviction must show the state of mind of the accused in reference to a particular matter in issue. According to explanation 2 of section 12 of the Evidence Act, under the explanation, the fact of previous commission of offense by a person and the previous conviction of such person shall be provable. प्रीवियस कमीशन, इससे पहले भी ए ने बी को मारने की कोशिश की थी, या इससे पहले भी ए ने कई बार बी को झापट मारा है या फिर उसको सताया हुआ है, परेशान किया हुआ है, तो ये सारे के सारे रेलेवेंट हो जाएंगे. इससे पहले अगर कोई उसको कन्विक्शन भी हुआ है, प्रीवियस कन्विक्शन, तो वो भी यहाँ पे रेलेवेंट हो जाएगा. आज ए ने बी के घर पे चोरी की, ए ने इससे पहले भी कई बार बी के घर पे अटेम्प्ट किया हुआ था चोरी का, अटेम्प्ट टू थेफ्ट, तो वहां पे प्रीवियस जिससे कि उसको सजा मिली थी, तो यहाँ पे प्रीवियस कन्विक्शन भी जो है वो यहाँ पे रेलेवेंट हो जाएगा.